दो हाई क्लास बॉक्सर्स के बीच एक लेजेंडरी मैच चल रहा है। एक कॉर्नर में है एशियन मोहम्मद अली और दूसरे कॉर्नर में लंबे बालों वाला माइक टायसन। हमारा हीरो किजुली बुरी तरह हाँफ रहा है और एक डबल जैब मारने की कोशिश करता है। लगातार मूव्स के बाद भी वह अपने ओपोनेंट पर एक भी अच्छा हिट नहीं लगा पा रहा था। जवाब में ओपोनेंट उसके साइड में एक तेज शॉट मारता है और उसके बाद 2 हिट कॉम्बो देकर उसके होश उड़ा देता है। गेंजिन एक फिनिशिंग ब्लो देता है और हमारे लड़के की हालत ऐसी कर देता है कि वह जमीन पर ढेर हो जाता है। भीड़ जोर जोर से चिल्ला रही थी और कीजू की आंखें स्मान को ढूंढ रही थीं, उसकी गर्लफ्रेंड जो उसकी जीत के लिए प्रार्थना कर रही थी। अपने अंदर के रॉकी बल्बोआ को जगाकर कीजू को याद आने लगता है कि ये सब शुरू कहां से हुआ था। वह स्मान से पहली बार हाई स्कूल में मिला था जब उसने कीजू का फोन लौट आया था और उस लड़की को देखते ही उसे प्यार हो गया। यह सीन उसे अपने पिछले स्कूल के अनुभव की याद दिलाता है। वहां उसके साथ कचरे जैसा व्यवहार होता था। एक गैंग लीडर उसे एक हारे हुए नौकर की तरह ट्रीट करता था। उन्होंने कीजू को बहुत परेशान किया, यहां तक कि उस पर एक लड़की की टांगों को घूरने का झूठा इल्जाम भी लगा दिया। गुस्से में लीडर ने अपना सारा गुस्सा उस पर उतार दिया और उसकी बॉडी के साथ बेरहमी से खेला। यह मारपीट तब तक चलती रही जब तक एक दिन कीजू को एक लाइफ चेंजिंग डिस्कवरी नहीं हुई। इन सब लोगों की गर्लफ्रेंड्स थीं, जबकि वह एक लूजर था और उसके पास कोई लड़की नहीं थी। उसे लगा इस दुनिया में लूजर वही हैं जिनकी गर्लफ्रेंड्स नहीं है। तो अपने दिमाग की स्मूथ ब्रेन्ड बेवकूफी का इस्तेमाल करते हुए उसने एक नए स्कूल में ट्रांसफर लेने का फैसला किया। उसका सिर्फ एक ही ऑब्जेक्टिव था, एक गर्लफ्रेंड पटाना। जब उस्मान ने उसे फोन थमाया तो उसे लगा कि आखिरकार उसका सपना पूरा होने वाला है। इमोशंस में बहकर वह लड़खड़ाता है और उस्मान से जोर से कह देता है कि वो उसके साथ घूमे। बदकिस्मती से उस्मान ने उसकी आवाज सुनी ही नहीं और जब उसने उसे अपनी बात दोहराने को कहा तो वह बोल ही नहीं पाया। घबराहट में वह एक क्रीप की तरह उसका पीछा करने लगा। प्रो टिप, ऐसा कभी मत करना और मुझसे मत पूछना कि मुझे कैसे पता। भाई ने उसका पीछा करते करते उसके घर तक पहुंच गया। एक मौके पर उस्मान उस पर क्रीप होने के लिए चिल्लाती है। घबराए हुए इंसान की तरह वह फिर से अपने फीलिंग्स कन्फेस करता है, लेकिन इस बार उसकी ऐसी बेइज्जती होती है कि पूछो मत, क्योंकि उस्मान ने उसके मुंह पर एक पंच जड़ दिया। किसी तरह उसने रिफ्लेक्सिवली वो पंच ब्लॉक कर लिया, लेकिन बदले में उसे पेट में एक मुक्का पड़ा। उसका शरीर कांप रहा था और दिमाग जवाब ढूंढ रहा था। तब उस्मान ने उसके माथे पर चुटकी काटते हुए कहा, फट्टू लूजर, और बोली कि उसे उसके जैसे लोगों से नफरत है। हाँ, और लोगों का कहना था कि वो बुरा से बुरा ना बोलेगी। समान बिल्डिंग के अंदर चली गई जो एक बॉक्सिंग जिम लग रही थी। पता चला कि उसके पिता ही उस जिम के ओनर थे। वह उनसे मिलती है और ऊपर चली जाती है। इस बीच समान के पिता एक सिगरेट चलाते हैं और अपनी नजरों में आए उस नौजवान की तरफ मुड़ते हैं। कुछ देर पहले उन्होंने देखा था कि कैसे उसने समान के पंच को ब्लॉक किया था और उसमें थोड़ा पोटेंशियल देखा था। वह उस लड़के के पास जाते हैं जिसे लग रहा था कि अब वह अपनी क्रश के पिता से दूसरी बार पिटने वाला है। उसका कंधा पकड़कर डायरेक्टर हाइवो पूछते हैं कि क्या उसने कभी बॉक्सर बनने के बारे में सोचा है। लंबी कहानी को छोटा करें तो इसी तरह उसने बॉक्सिंग जिम ज्वाइन किया। जब स्मैन जिम वापस आई तो उसने उसे वहीं पाया। इस बीच हमारा लड़का उसकी वेल राउंडेड पर्सनैलिटी से इतना डिस्ट्रैक्टेड था कि बॉक्सिंग के लिए उसका पैशन आसमान छूने लगा। उसे एक बैडास बॉस बेब की तरह ट्रेन करते देखकर वह बॉक्सिंग को अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा गोल बनाने के लिए मोटिवेट हो गया और इस तरह रिंग में उसकी ट्रेनिंग शुरू हुई। अपने पिता की ओर मुड़कर स्मान कीजू के स्किल्स का एनालिसिस पूछती है। पिता सोचते हैं कि इस रफ्तार पर यह उसी दिन के लिए एक आइडियल आउटकम है जिसका वे इंतजार कर रहे हैं। अगले सीन में हम क्लासरूम में पहुंचते हैं। मुंह फट फ्रेंच फ्राई अपनी गैंग के साथ स्कूल की हिंसा खत्म करने आया है। स्मैन उनके इस मकसद को बकवास कहती है। उसकी हंसी सुनकर क्यों उससे भिड़ जाता है और वो ऐसे एक्ट करती है जैसे उसने कुछ कहा ही ना हो। वो उसे थप्पड़ मारने ही वाला था कि उसने अपने चॉइसेस पर दोबारा विचार किया, एक समझदारी भरा फैसला। इसके बजाय वो उसे एक बेचारी क्रीचर होने के लिए डांटता है क्योंकि उसे एक डिसेबल्ड पिता के साथ रहना पड़ता है। उसकी बातें उसे गुस्सा दिला देती हैं। वह उसका ड्रिंक पकड़ लेता है और उसके सिर पर उड़ेल देता है। या शायद यह लेखक का बहाना है हमें सारे अच्छे एंगल्स दिखाने का, पर तुमने यह मुझसे सुना नहीं। स्मैन खुद को संभालते हुए उठती है, तभी हमारा हीरो उसकी तरफ से बोल पड़ता है। वह पुलिस का सामना करता है इस हिंसा पर सवाल उठाते हुए। मशरूम हेड उसे डराने के लिए आगे आता है, लेकिन इस बंदे को डर नहीं लगता। हालांकि वह क्लास में लड़ना नहीं चाहता, लेकिन स्मैन को ह्यूमिलिएट होते नहीं देख सकता। यहां तक कि स्मैन भी नहीं समझ पा रही थी कि यह आदमी इस वक्त उसे आंख क्यों मार रहा है, जैसे कोई क्रिंज हीरो बन रहा हो। फ्रेंच फ्राई हमारे हीरो पर एक पंच मारता है। कीजू स्टैंस में आ जाता है, अपने ओपोनेंट की मूवमेंट्स में वीकनेसेस को नोट करते हुए। पहले वो एक वार्निंग जैब को ठीक उसके चेहरे के सामने रोक देता है, जिससे वो पंक दंग रह जाता है। फिर वो अपनी बॉडी को ट्विस्ट करता है और उसे नीचे गिराने के लिए एक जबरदस्त मुक्का मारता है। उधर पंपकिन हेयर्ड ब्लॉन्ड खुद को बड़ा 30 मारा खां समझ रहा था, जब तक हमारे हीरो ने उसके चेहरे के सामने एक पंच रोककर उसकी औकात नहीं दिखा दी। क्यू मेथोडिकली दूसरे जैब के साथ आगे बढ़ता है, अपने टारगेट को मारने की कोशिश करते हुए, सिवाय इसके कि हमारे हीरो का निशाना वैलोरेंट के आयरन प्लेयर से भी बदतर था। न सिर्फ भाई ने मिस किया, बल्कि उसने अपना हाथ भी तोड़ लिया। दर्द से बेहाल कीजू सोचता है कि क्या उसने सच में अपना हाथ तोड़ लिया है। समान बिल्कुल भी इंप्रेस नहीं हुई। ये तो नेगेटिव रेज हो गया क्योंकि उसने बेवजह कूल बनने की एक्टिंग की थी। हैरानी की बात यह थी कि कुछ क्लासमेट्स हमारे हीरो को हाइप करने लगे, उसे एक किलिंग मशीन की तरह ट्रीट कर रहे थे क्योंकि उसने एक लॉकर को इस तरह तोड़ दिया था। कुछ को तो यकीन हो गया कि इंपैक्ट के फोर्स से किसी की स्कल फट गई होगी। मालूम पड़ता है फेक इट टिल यू मेक इट सच में काम करता है, क्योंकि क्लास में हर कोई सोचने लगा कि हमारे हीरो ने जानबूझकर ब्लॉन्ड पंख पर हाथ हल्का रखा। असल में बंदा अंदर ही अंदर अपना टारगेट मिस करने पर जल रहा था। उसने अभी अभी सैंडबैग बॉक्सिंग शुरू की थी और एक बॉक्सिंग न्यूबी के तौर पर एम करना ठीक से सीखा नहीं था। कू का हाथ दर्द से जल रहा था, लेकिन भाई वहां पंख के सामने एक नॉनशलेंट चेहरा बनाए खड़ा था, सिर्फ एसमैन को इंप्रेस करने के लिए। क्योंग इस आदमी से डर गया और यह कहकर निकल गया कि उसे अपने दादाजी की मेमोरियल सेरेमनी में जाना है। ब्लॉन्ड बुल कट क्लास से बाहर निकल ही रहा था कि उसका एक दोस्त उसे रोकता है।
कहता है कि उसका एक्सक्यूज बेवकूफ़ी भरा लग रहा है क्योंकि मेमोरियल टेबल तो अभी लगी भी नहीं है। क्योंग उसे चुप रहने को कहता है, पर अंदर ही अंदर डर से कांप रहा था। जहां तक हमारे हीरो की बात है, भाई अभी भी उसी स्टैंस में पोज दे रहा था। उसके क्लासमेट सोच रहे थे कि वो अभी भी वहीं क्यों खड़ा है। उन्हें लगा कि वो इतना स्ट्रांग है कि उसका पंच लॉकर में फंस गया है। इस बीच कीजू जोर जोर से चिल्लाने ही वाला था, पर बस इसलिए टिका रहा क्योंकि समान वहीं खड़ी थी और उसे कूल दिखना था। भाई अपने क्लासमेट्स की तरफ एक कूल स्माइल फेंकता है और सुझाव देता है कि सब दोस्त बन जाए। क्लास जवाब में एकदम साइलेंट रहती है। इस लो बजट बॉक्सिंग मैच के तुरंत बाद स्टूडेंट्स कू की क्यूंग पर एपिक विक्ट्री के बारे में बातें करने लगे। हर कोई कह रहा था कि उसने लॉकर पर कितनी जोर से मारा था और ये सोचने लगा कि शायद यह नया बच्चा अपने पुराने स्कूल में कोई टॉप डॉग था। कुछ ने तो उसे बॉक्सिंग जिम से बाहर निकलते हुए भी देखा था, जिससे इस आदमी के ऑरा पॉइंट्स और बढ़ गए क्योंकि अब हर कोई उसे एक टॉप बॉक्सर समझ रहा था। उसकी एथलेटिक एक्सपर्टीज के बारे में रूमर्स फैलने लगे। पूरा स्कूल अब उस बंदे मिस्टर फ्लिप फ्लॉप्स के बारे में बात कर रहा था। दूसरे शब्दों में, जब हमारा हीरो हॉलवे से गुजरता है तो सब लोग उसकी अथॉरिटी के डर से टेंस हो जाते हैं। कीजू महसूस कर सकता था कि स्टूडेंट अब उसे रिस्पेक्ट से देखने लगे हैं और उसे यह एहसास बेहद अच्छा लग रहा था। ठीक सामने थी गॉर्जियस आसमान, उसकी बिलव्ड क्रश। हमारा हीरो फिर से अपना शॉट मारने के लिए फुल स्पीड से दौड़ता है। अब वो अपनी बॉक्सिंग रूमर से इतना एरोगेंट हो चुका था कि उसे लगा अब उसे किसी से इंट्रोड्यूस होने की जरूरत नहीं। सीन बदलता है। अब हम स्कूल के इन्फर्मरी में हैं। फिजिशियन हमारे हीरो को कास्ट पहनने की सलाह देता है और इंजरी के बाद सावधानी बरतने को कहता है। वह भरोसा दिलाता है कि पार्शियल कास्ट से उसकी स्कूल लाइफ पर असर नहीं पड़ेगा। लेकिन दुर्भाग्य से कीजू का हाथ इतना सूजा हुआ था कि बॉक्सिंग सेशंस को टेम्पोरेरीली डिले करना पड़ा। जब उसका हाथ बैंडेज हो रहा था, वह सोचता है कि उसने लॉकर पर पंच मारा ही क्यों। अब इस पर सोचते हुए उसे एहसास होता है कि इमोशंस ने उसे हावी कर दिया था। उसी वजह से उसकी मसल्स स्टिफ हो गईं, बैलेंस बिगड़ गया और शोल्डर कमजोर हो गया। इन सब कारणों का नतीजा था एक ऐसा पंच जो मार्क से बहुत दूर जा गिरा। हालांकि यह बात क्यू के दिल में एक जिज्ञासा भी छोड़ जाती है। एस्पायरिंग बॉक्सर सोचता है कि क्या एक ट्रू स्पार ऐसा ही महसूस होता है, और साथ ही उसे लगता है कि वो अभी एक प्रॉपर फाइट के लिए तैयार नहीं है। अगले सीन में हम कोच मियागी के पास पहुंचते हैं और नहीं, यह उसका असली नाम नहीं है। कोच इस बात पर गुस्सा था कि हमारा हीरो सिर्फ चोट लगने की वजह से ट्रेनिंग से एक पूरा महीना ऑफ लेना चाहता था। वह टाइम की इंपॉर्टेंस समझाता है, पर यंग और नईव कीजू को कुछ समझ नहीं आता। कोच फ्रस्ट्रेशन में अपने बाल खींचने लगता है। सच्चाई यह थी कि बूढ़े आदमी पर बहुत सारे लोन्स थे और वह जिम का खर्चा मुश्किल से उठा पा रहा था। यह सुनकर कीजू दंग रह गया। अचानक कोच का टोन बदलता है। वह एक्ट करता है जैसे अगर हमारा हीरो अब भी रुक गया तो उसका प्रेशियस टैलेंट बर्बाद हो जाएगा। वह यह भी कहता है कि कीजू का एक अपकमिंग मैच है, लेकिन हमारा हीरो हार में डूबा हुआ था, अपने राइट हैंड की हालत से दुखी। अब मैं अपने ओपोनेंट्स को कैसे हराऊंगा, वह सोचता है। कोच हार मानने ही वाला था कि तभी स्मैन बोल पड़ती है और सबका ध्यान खींच लेती है। वह कहती है कि यह बच्चा थॉमस बर्न्स के आसपास भी नहीं है। उदाहरण के लिए, वह ब्लो के बाद एक फ्लिकर जैब भी मैनेज नहीं कर सकता। थॉमस बर्न्स और फ्लिकर जैब का नाम सुनकर कीजू उत्साहित हो जाता है, जबकि कोच अपनी उंगलियां चटकाता है जैसे कोई आइडिया आया हो। बूढ़े को लगता है कि यही उन्हें करना चाहिए। वह मानता है कि यह कीजू के लिए अपने लेफ्ट हैंड से डोमिनेंस दिखाने का परफेक्ट मौका है। अब बात करते हैं थॉमस बर्न्स की। यह बंदा बॉक्सिंग वर्ल्ड में एक लेजेंडरी फिगर था, जिसने वेल्टरवेट से लेकर लाइट हैवी तक 5 चैंपियनशिप क्लासेस सोलो जीती थी। हर कोई जानता था कि उसका स्ट्रेट जैब एक वन हिट किल मूव था, लेकिन उसका असली ट्रम्प कार्ड था अल्टीमेट फ्लिकर जैब, एक टेक्निक जो उसने सुकुना के हान एरा से सीखी थी। कोच को अचानक लगता है कि हमारा हीरो थॉमस बर्न्स का दूसरा अवतार है और उसे पूरा विश्वास था कि वह कीजू के लेफ्ट जैब को एक डर पैदा करने वाली ताकत में बदल सकता है। मास्टर अगवे यहाँ ऐसे एक्ट कर रहा था जैसे हमारा हीरो सिर्फ अपने लेफ्ट जैब से तबाही मचा देगा। फ्लिकर जैब का विचार बच्चे को फैसिनेट करता है। उसे एहसास होता है कि बॉक्सिंग में स्ट्रांग बनने के कई रास्ते हैं। इसे एक शॉट देने का निश्चय करते हुए कीजू कहता है कि वो अपना बेस्ट देगा। उस दिन से उसने अपने लेफ्ट जैब को लेवरेज करने के लिए हार्डकोर ट्रेनिंग शुरू की। उसने सैंडबैग तोड़ी, पेड़ों को पीटा, यहाँ तक कि वाटरफॉल पर पंचेस मारने लगा। वो चीजें भी करने लगा जो कोच ने कभी नहीं कही थी, जैसे उबलते पानी में हाथ डालना। शिफू को लगने लगा कि भाई पागल हो गया है। 33 साल से जिम चलाते हुए उसने बहुत ट्रेनिंग्स देखे थे, पर कीजू उनमें सबसे कमजोर टैलेंट था। हाँ, भाई कुछ नहीं जीत रहा था। खैर, अच्छी बात यह थी कि वो बूढ़े के लिए कैश का अच्छा सोर्स था, इसलिए उसे ट्रेन करने में कोई आपत्ति नहीं थी। लड़के की एकमात्र कमेंडेबल बात थी स्पोर्ट के लिए उसका पैशन। ट्रेनिंग सेशन के बाद कीजू अपनी कास्ट चेक करता है और उसे अपनी पॉकेट में ठूंस देता है। अपनी वीकनेस किसी को दिखाने का इरादा नहीं था। अब देखते हैं कि स्कूल में क्या चल रहा है, क्योंकि लैकीज उसे कल के इंसिडेंट में डरपोक होने के लिए चिढ़ा रहे थे। मशरूम हेयर्ड ब्लॉन्ड अपने अंडरलिंग की ऑडेसिटी देखकर दंग रह जाता है। उसका साथी याद दिलाता है कि उसके दादाजी अभी जिंदा है। यह सुनकर क्यों उसे कॉलर से पकड़ लेता है। उसका चेहरा कुचलने को तैयार। लड़ाई फैटी नाम के लड़के द्वारा रोकी जाती है, जो बस अपना काम कर रहा था। दूसरा लड़का क्यों को कायर कहकर उकसाता रहता है, जिससे ब्लॉन्ड पंक गुस्से में कैन को लात मारता है। वह वहां से चला जाता है, ये सोचते हुए कि नए बच्चे की वजह से उसकी इमेज खराब हो गई। फैटी को लगता है कि कल का मैस सिर्फ एक लकी फ्लूक था। यहाँ तक कि दूसरे बच्चे को भी लगता है कि यह कीजू की तरफ से एक जेन्युइन मिस्टेक थी, क्योंकि असल में किसी ने भी उस नए लड़के को सच में लड़ते हुए नहीं देखा था। वे अभी भी इस बारे में बहस कर रहे थे, उम्मीद कर रहे थे कि क्योंग यह सब कुछ न सुन ले। ध्यान रहे, वो लिटरली 2 फीट दूर खड़ा था, तो जाहिर है उसने सब कुछ सुना और गुस्से में उन पर चिल्लाने लगा कि वे उसका मजाक उड़ा रहे हैं। क्यों के दोस्त सोचने लगे कि अब वो कौन सा नया स्टंट करने वाला है। एक रेजर निकालकर वो सच में किसी को स्टैब करने के मिशन पर निकल पड़ा। फैटी वोंग यू से गाइडेंस के लिए उसकी तरफ मुड़ा, इस बात पर जोर देते हुए कि क्योंग पागल हो गया है। जब वोंग यू की आंखें लिटरली टेप से बंद हों तो स्टीरियोटाइप से बचना मुश्किल हो जाता है। खैर, यह कैट लविंग क्रीप सेकंड ईयर का टॉप डॉग था। इस बीच एक गुस्से में भरा कुंग ताई हॉल से गुजरता है और कू की क्लास का दरवाजा जोर से खोल देता है।
ब्रो को अब कोई परवाह नहीं थी, जबकि स्मैन पहले ही उस पंख से तंग आ चुकी थी। हमारे हीरो को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता था। वो अपने हेटर्स को जलाने के लिए केंड्रिक लमार सुन रहा था। क्योंग अपनी नजरें टारगेट पर टिकाता है और डर के मारे कांपते हुए ब्लेड घुमाता है। यह 2 ब्रेन सेल वाला इडियट एक मेनियक की तरह किल के लिए दौड़ता है, ऐसे किसी को निशाना बनाता है जिसके आसपास दर्जनों आई विटनेसेस हों। स्मैन तुरंत समझ जाती है कि वो क्या करने वाला है, और बाकी क्लास भी। क्योंग ग्लोरी पाने के लिए आगे बढ़ता है और हमारे हीरो को स्लैश करने की कोशिश करता है, जो अब भी फायर बीट सुन रहा था। बाय द वे, फैट किड किसी तरह यूसेन बोल्ट बन जाता है और कहीं से टेलीपोर्ट होकर अचानक पहुंच जाता है और क्योंग को कुछ भी करने से पहले रोक लेता है। शायद ये पहला साइड कैरेक्टर था जिसने कहानी में सच में कुछ रेलेवेंट किया। एनीवे, ब्लेड हवा में उछलता है और सबसे हिलेरियस तरीके से हमारे हीरो के राइट हैंड पर गिरता है। क्यू के क्लासमेट्स डर जाते हैं, जबकि पंक्स को एहसास होता है कि वे बुरी तरह फंस चुके हैं। लेकिन हमारे हीरो को अब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ब्लेड लिटरली उसकी स्लीव को भेद रहा था और फिर भी कंफ्यूजन के अलावा कोई रिएक्शन नहीं था। रीजन सिंपल था, कास्ट ने उसे बचा लिया था। वो कैजुअली ब्लेड को अपनी आर्म से बाहर निकालता है, बिना किसी दर्द या इंजरी के। उसके क्लासमेट्स यह देखकर स्तब्ध रह जाते हैं। उसने एक बूंद खून तक नहीं बहाया, जिससे सब उसके फिजिक पर शक करने लगे। क्यों एक डरावनी प्रेजेंस के साथ खड़ा रहता है, क्यों और बाकी सबको इंटिमिडेट करते हुए। धीरे धीरे वो कल्प्रिट के पास बढ़ता है। अब कुछ भी हो सकता था। बैडली शेकन स्मान जानती थी कि वो किसी रियल क्राइम सीन में फंस सकता है, इसलिए वो उसे रोकने की कोशिश करती है। हमारा हीरो किल मोड में जाकर ब्लेड को क्यों के चेहरे के ठीक ऊपर ले जाता है। यह एक हेडशॉट होने वाला था। D1 लेवल कायर की तरह फ्लिंच करते हुए वो पंख डर में हाथ ऊपर उठा देता है, लेकिन कुछ नहीं होता। क्यू बस एक शांत मुस्कान के साथ ब्लेड उसकी तरफ बढ़ाता है, उसे ऐसे लौटाता है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। बिग मैक अटैक और फ्रेंच फ्राई हैरान रह जाते हैं। कुंग की तरफ से उसका दोस्त माफी मांगता है ताकि वो सिचुएशन से किसी तरह एक पीस में निकल सके। और हाँ, 1 पीस रियल है। कीजू शांति से उन्हें अगली बार सावधान रहने के लिए कहता है। स्मैन आखिरकार राहत की सांस ले सकती है। ऐसा नहीं था कि उसे हमारे हीरो की परवाह थी या कुछ और, वो बस अपने पापा की इनकम का एकमात्र सोर्स खोना नहीं चाहती थी। इस पूरे मामले का सबसे फनी हिस्सा यह था कि पंक्स ने कू के एक्सप्रेशन को एक वार्निंग की तरह समझ लिया, जैसे वो उनका मजाक उड़ा रहा हो या धमका रहा हो कि इससे पहले कि वो उनकी धज्जियां उड़ा दे, वे यहाँ से निकल जाए। क्लास के बाद हॉलवे में स्टूडेंट्स की बातें जारी रहीं। हमारा हीरो बॉक्सिंग के एक पोस्टर को घूर रहा था, सोचते हुए कि क्या यह वही फेडेड इवेंट है जिसके बारे में डायरेक्टर ने उसे बताया था। रीजनल स्पोर्ट्स चैंपियनशिप। उसके चेहरे पर एक मुस्कान बिखर जाती है। क्यू खुद को एशियन मोहम्मद अली के रूप में देख सकता था, वर्ल्ड चैंपियनशिप बेल्ट जीतते हुए, जबकि लोग उसके नाम की पूजा कर रहे थे। ब्रो सच में ऐसे एक्ट कर रहा था जैसे बाकी बॉक्सर्स उसके टैलेंट के सामने सिर्फ एवरेज हो, जैसे वो थॉमस बर्न्स को टक्कर दे रहा हो। कीजू को लगता था कि अगर वो रीजनल टाइटल जीत सका तो उसके स्कूल में हर कोई उसकी रिस्पेक्ट करेगा। उसके आश्चर्य के लिए एक बिल्ली उसके पास आकर रुकती है, जिससे हमारा हीरो थोड़ा चौंक जाता है। क्यूट सी छोटी सी चीज को वो उठाता है और वो तुरंत प्यार की मांग करने लगती है। कीजू उसे गोद में लेकर प्यार से खेलता है। किटी के लिए अपना प्यार दिखाने के लिए इस वीडियो को लाइक करें। तभी बिल्ली की ओनर उसका नाम पुकारती है और कू को एहसास होता है कि यह वही अजीब फ्रीक शो है जिसे उसने पहले देखा था। तभी किटी अचानक गुर्राती है, उसके हाथ से कूदती है और सीढ़ियों की ओर भाग जाती है। मुझे नहीं पता तुम्हें क्या लगा, लेकिन मुझे तो लगने लगा है कि इस पंख पर किसी भी पेट के मामले में भरोसा नहीं किया जा सकता। वोंग यू उसकी रिएक्शन से ठीक था, यह जानते हुए कि बिल्ली जल्द ही वापस आ जाएगी। लेकिन सीरियसली कोई मुझे बताएगा कि इस हाई स्कूल में एक ग्रोन अस आदमी क्या कर रहा है। वोंग यू की नजरें उसी बॉक्सिंग पोस्टर पर थीं। फिर उसने हमारे हीरो को एक मीन गे एस लुक दिया और अपने हाथ जोड़ लेयस। क्या ब्रो प्रपोज करने वाला था? क्योंकि क्यू को इस आदमी के पर्सनल स्पेस की डिसरिगार्ड से डर लगने लगा था। कैजुअली वोंग यू बिना कुछ बोले उसके पास से गुजर गया। यह पीडीएफ जैसा दिखने वाला फज फेस अपकमिंग कंपटीशन के लिए एक्साइटेड था, जबकि कीजू सोचने लगा था कि क्या उसे कोई अर्ली फैन मिल गया है। अगले सीन में कोच हमारे हीरो पर चिल्लाता है क्योंकि उसने एक स्पोर्ट्स बॉक्सिंग चैंपियनशिप में हिस्सा लेने की सोच भी कैसे ली। हमारा स्मूथ ब्रेन्ड मेन कैरेक्टर अपनी विक्ट्री को लेकर पहले से ही कॉन्फिडेंट था, जिससे उसका कोच डर गया। ब्रो को एहसास हुआ कि लड़के का दिमाग खराब हो गया है और वो एरोगेंट हो गया है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने 3 महीने ट्रेन किया है। ये साफ था कि वो अपनी करंट स्टेट में चैंपियनशिप में डिमोलिश हो जाएगा, और अगर कीजू क्विट कर देता है तो इस आदमी के लोन्स उसकी जान ले लेंगे। लोन्स की पावर सेंसी एगहेड को मजबूर करती है कि वो उसे चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट करने से रोक दे। टिपिकल मेन कैरेक्टर फैशन में कीजू एरोगेंस में मुस्कुराता है और अपने बिलवेड कोच को याद दिलाता है कि उसके पास थॉमस बर्न्स का ट्रस्टी फ्लिकर जैब है। उसका कास्ट भी कुछ हफ्तों में उतरने वाला था, तो सब ठीक रहेगा। कोच एक अलग अप्रोच अपनाता है, हास्यास्पद रूप से हमारे हीरो को बताता है कि वो इससे भी बड़े मुकाम के लिए बना है। चैंपियनशिप तो उसके गॉड लाइक टैलेंट के मुकाबले कुछ भी नहीं है। गैसलाइटिंग। प्रोमैक्स की बात करें तो ब्रो सिचुएशन को रोनाल्डो के यूथ सॉकर क्लब में खेलने से कंपेयर करता है। हमारा डेंस प्रोटोगोनिस्ट असल में इस एक्सप्लेनेशन को मान लेता है, उसे यह काफी रियलिस्टिक लगता है। कोच इस बात पर जोर देता है कि एक हाई स्कूलर को लो टियर एलिमेंट्री फाइट्स में डैबल नहीं करना चाहिए, लेकिन हमारे हीरो का दिल एक फाइट के लिए धड़क रहा था, इसलिए वो हम्बली बॉक्सिंग इवेंट में पार्टिसिपेट करने का फैसला करता है। कोच की रीढ़ में बिजली सी दौड़ जाती है, सिचुएशन कंट्रोल से बाहर हो रही थी। अगर उसने अपने स्टूडेंट को यहाँ नहीं रोका तो कीजू फर्स्ट राउंड में ही ढेर हो जाएगा। अनफॉर्चुनेटली उसे अब कन्विंस करने का कोई तरीका नहीं था, तो उसने अगली बेस्ट चीज की, उसे फन करने दिया। कोच ने अपकमिंग चैंपियनशिप्स के लिए एक नया स्ट्रक्चर्ड ट्रेनिंग रेजिमेंट बना दिया। क्यू पंप्ड था और डायरेक्टर के थॉट से पूरी तरह अग्री करता था। ट्रेनिंग में उसकी पहली ऑब्स्टिकल थी थीस 0-0 रोप जंप्स। बाकी का ट्रेनिंग सेशन स्किप कर दिया जाता है और हम सीधे 4 हफ्ते फ्यूचर में पहुंच जाते हैं। 2 लोग जिम के अंदर कदम रखते हैं डायरेक्टर की तलाश में। हमारा हीरो उनसे उनका पर्पस पूछता है और उसे पता चलता है कि वे केएस बॉक्सिंग क्लब से डायरेक्टर हीरो को ढूंढने आए हैं। क्यू कैजुअली बताता है कि उसका मास्टर कुछ समय के लिए बिजनेस से बाहर गया है, जिससे दूसरा आदमी सरप्राइज हो जाता है।
असल में वो डायरेक्टर अपकमिंग चैंपियनशिप्स में हिस्सा लेने आया था। उसका स्टूडेंट जिम के किसी मेंबर के साथ स्पार करना चाहता था, लेकिन डायरेक्टर या कोई और स्टूडेंट वहां नहीं था। तो वो कीयू से रिक्वेस्ट करता है कि वो उसके स्टूडेंट के साथ स्पार करे। स्पारिंग का आइडिया हमारे हीरो को सरप्राइज करता है। उसे नहीं लगा था कि वो इतनी जल्दी फाइट में झोंक दिया जाएगा। खैर, अब जब वो रिंग में था, कीजू ने तय किया कि वो अपनी रियल स्किल्स टेस्ट करेगा। फाइट शुरू होती है। वो अपने इमोशंस को कंट्रोल करने की पूरी कोशिश करता है। उसके सामने एक एमेटर था, कोई एवरेज, जो क्यू को डरने की कोई बात नहीं थी। ओपोनेंट पहला मूव करता है, पंच सरप्राइजिंगली ब्लॉक्ड हो जाता है, लेकिन इससे क्यू दूसरे हैंड के लिए ओपन हो जाता है। कीजू रिफ्लेक्सिवली उस पंच को परफेक्शन के साथ डक करता है और अपने मूव पर खुद ही खुश हो जाता है। ओपनिंग मिलते ही ब्रो अपना पहला पंच लॉन्च करने ही वाला था, लेकिन कहीं से उसके चेहरे पर एक हुक लगता है जो उसे हवा में उड़ा देता है। ओपोनेंट का कोच उसे ऑफेंस लीड करने के लिए मोटिवेट करता है, जबकि कीजू पहली बार हिट होने का मजा ले रहा था। ओपोनेंट फिर एक और लंच के साथ रश करता है। कीजू अपना गार्ड ऊपर कर लेता है, लेकिन वो लगातार जैब से हैमर्ड हो रहा था। ओपनिंग देखने में फेल हो रहा था। सीन उसे डायरेक्टर हियो के ट्रेनिंग सेशन की याद दिलाता है, जहां उसने सिखाया था कि हर पंच फेंकते या वापस खींचते वक्त एक ओपनिंग बनती है। गैप का फायदा उठाने के लिए कीजू ओपनिंग स्पॉट करता है और अपना पहला लेफ्ट जैब फेंकता है। सक्सेसफुली अपने ओपोनेंट के चेहरे पर क्लीन हिट लगाता है। ये सोचकर कि फाइट खत्म हो गई है, हमारा हीरो अपनी फ्लिकर जैब टेक्निक से असॉल्ट शुरू करता है। उसकी प्रिसीजन देखकर दूसरा डायरेक्टर इंप्रेस होता है, जबकि उसका ओपोनेंट कॉर्नर में बुरी तरह बैश्ड हो रहा था। क्यू अपना काउंटर फेंकने ही वाला था कि ओपोनेंट उसी मोमेंट का इस्तेमाल कर लेता है। दोनों के पंचेस एक दूसरे को क्रॉस करते हैं। क्यू को बस हल्का ग्रेज लगता है, लेकिन ओपोनेंट पूरी तरह फेस पर हिट खाकर लड़खड़ा जाता है। एक बार फिर कीजू ने क्लीन हिट लैंड किया। वो थॉमस बर्न्स के रीइंकार्नेशन जैसी ग्लोरी में डूब गया। उसका कॉन्फिडेंस सिर पर चढ़ चुका था। वो सच में सोचने लगा था कि यह फाइट उसकी है। सीन कट होता है सेंसे माय हेड एज अ रनवे की ओर, जो अपने पेमेंट्स पे करके खुश था। सब एक स्टूडेंट की वजह से उसे अचानक चिलसंग बॉक्सिंग जिम की याद आती है, तो वो वहां जाने का फैसला करता है। कॉफी लेकर वो जिम तक पहुंचता है, जहां दर्जनों स्टूडेंट्स स्पार कर रहे होते हैं। ब्रो थोड़ा डिसअपॉइंटेड था कि उसके पास ऐसा बस्लिंग एनवायरनमेंट नहीं था, क्योंकि वो जिम हमेशा पैक्ड रहता था। जुंग हो उसे ग्रीट करता है और बताता है कि कोच अभी बाहर गए हैं। वो यूसोंग बॉक्सिंग जिम में किसी मेंबर के साथ स्पर करने गए हैं। यह सुनकर डायरेक्टर शॉक में आ जाता है। उसे तो कोई कॉल तक नहीं मिला था। तभी उसे याद आता है कि उसके जिम में सिर्फ कीजू ही रुका हुआ था। वर्स्ट केस सोचकर वो फुल स्पीड से भागता है। कुछ देर बाद वो दरवाजा खोलता है और हमारे हीरो को जमीन पर पाता है। उसका चेहरा ब्रूजेस से ढका हुआ था। असल में यह स्मैन थी जो रिंग में उतरकर उसकी हालत चेक करने आई थी। उसके फादर सीढ़ियां चढ़कर दरवाजे तक पहुंचते हैं, कीजू का नाम पुकारते हुए, सिर्फ यह देखने के लिए कि लड़का पहले ही डाउन फॉर द काउंट था। उसकी आंखों से आंसू निकल आते हैं, क्योंकि कीजू अब यह रियलिटी स्वीकार कर चुका था कि वो एक टैलेंटलेस स्कमबैग है। वो इतना डिस्करेज था कि अब बॉक्स नहीं करना चाहता था। ये बूढ़े के लिए बैड न्यूज थी, क्योंकि उसका पैसा अब खतरे में था। यह सब केओस सनसंग के अननेसेसरी इंटरफेरेंस की वजह से हुआ था। उसकी ओर दौड़ते हुए डायरेक्टर हो उसे रुकने का इशारा करता है। ब्रो इतना बैग चेसिंग ग्रीडी था कि उसने लिटरली अपनी ही बेटी को रिंग से बाहर फेंक दिया। बाद में स्मैन उसे पैचअप करने में व्यस्त थी, जबकि कीजू का कोच उसके ओपोनेंट के एक्सेप्शनल ट्रैक रिकॉर्ड के बारे में बता रहा था, जिसे स्कूल के लिटरल गैंगस्टर्स ने स्काउट किया था। क्यू दर्द से कराहता है और स्मैन हैरान होती है कि किसी ने उसके चेहरे पर ब्रूज कैसे कर दिया, जबकि वे हेडगियर पहने हुए थे। वो बार बार गार्ड ऊपर रखने की इंपॉर्टेंस पर जोर देती है। उसका यह केयरिंग रिमार्क हमारे हीरो के दिमाग को कुछ और ही दिशा में भेज देता है। इस बीच कोच कहानियां गढ़ रहा था ताकि यह लगे कि क्यू किसी बिग शॉट से हार गया था। एसमैन अचानक उसके पैरों पर नजर डालती है। इस आदमी ने बॉक्सिंग मैच में फेक बिगिनर नाइकीज पहन रखे थे। अनसरप्राइजिंगली वो स्लिप होकर नी हर्ट करने में कामयाब रहा। कोच तुरंत उस एक्सक्यूज को पकड़ लेता है और ब्लेम उसके शूज पर डाल देता है। यह मैच हारने के बाद अपनी गेमिंग चेयर को ब्लेम करने जैसा था, सिवाय इसके कि बॉक्सिंग में फुटवर्क सच में मैटर करता है। मास्टर उगुए की तरह वो सोचता है कि कीजू का मैच में रनिंग शूज पहनना स्ट्रेट अप स्टूपिड था। हमारा हीरो निशब्द था, जबकि बैटिसमैन हर स्पोर्ट में प्रॉपर शूज की इंपॉर्टेंस पर लेक्चर दे रही थी। बॉक्सिंग शूज क्रिटिकल थे। डायरेक्टर हो इसे उसकी हार का मेन रीजन बताता है। स्मैन किट समेटते हुए सजेस्ट करती है कि अगर क्यू अपने पैशन को सीरियस लेता है तो उसे प्रॉपर बॉक्सिंग शूज में इन्वेस्ट करना चाहिए। वो यहां तक कहती है कि वो खुद उसके साथ जाकर शूज सिलेक्ट कर सकती है। ब्रो अपने दूसरे दिमाग से सोच रहा था और अब इसे एक डेट के रूप में इमेजिन करने लगा था। क्यू इमेजिन करता है कि वो दोनों एक एक्सपेंसिव पेयर चुन रहे हैं और साथ में अच्छा टाइम बिता रहे हैं। जैसे ही स्मैन जाने लगती है, वो उसे पुकारता है और पूछता है कि उन्हें शूज कब खरीदने चाहिए। अचानक कोच हो उसका शोल्डर पकड़ लेता है, एक स्मर्किंग स्माइल के साथ। पता चलता है कि इस आदमी के पास पहले से ही उन शूज का पूरा स्टैश मौजूद था, बेचने के लिए तैयार। वो ऐसे एक्ट करता है जैसे उसे इससे कोई प्रॉफिट नहीं। क्यू स्मैन के साथ प्रॉपर आउटिंग चाहता था, इसलिए वो पोलाइटली मना कर देता है, लेकिन हो अपनी बेटी को उसकी बिहाफ पर सिलेक्ट करने के लिए बुलाता है, जैसा कि उसने प्लान किया था। वो नजर डालती है और 99 निसियोरो वाला पेयर चुनती है। बूढ़ा आदमी इसे 150,000 मार्केट प्राइस बताकर उसे बेच देता है। बाद में जब कू स्टोर पहुंचता है, उसे पता चलता है कि असली प्राइस सिर्फ 68 या 0 था। क्लासिक स्कैम। अगले दिन ट्रेनिंग सेशन यूजुअल की तरह चलता है, बस इस बार क्यू अपने पैरों पर सरप्राइजिंगली हल्का महसूस करता है। कुछ लाइट जंप्स करने के बाद उसे फर्क महसूस होता है। स्मैन स्पार करने के मूड में लगती है। हो रिमार्क करता है कि उसकी बेटी रेयरली रिंग में उतरती है, लेकिन वो नेचुरल टैलेंट से भरी हुई है। उसका ओपोनेंट एक लड़का था जो खुद को लड़कियों पर हल्का हाथ रखने वाला जेंटलमैन समझता था। कीजू स्मैन की ओर से गुस्सा महसूस कर रहा था, क्योंकि वो उसे अंडर एस्टिमेट कर रहा था। फाइट शुरू होती है। क्यू अपनी क्रश को पहली बार फाइट करते हुए देखकर थ्रिल्ड था। स्मैन पहला पंच ब्लॉक करती है, लेकिन उसके बाद एक जैब से हिट हो जाती है।
ओपोनेंट हैवी हिट्स बरसाने लगता है जिससे उसके लिए डिफेंस करना मुश्किल हो जाता है। यहाँ तक कि कीजू भी डर जाता है कि स्ट्रेंथ डिफरेंस इतना बड़ा क्यों है। कोच हो उससे इंस्ट्रक्ट करता है कि ध्यान से देखे क्योंकि वो कुछ क्रिटिकल सीखने वाला है। ओपोनेंट फाइनल ब्लो के लिए आगे बढ़ता है। तभी स्मान अपनी स्टैंस बदलती है जैसे वो डोमेन एक्सपेंशन कास्ट करने वाली हो। पंच कनेक्ट होने से पहले ही वो टेलीपोर्ट कर जाती है और अगले ही पल उसका पंच ओपोनेंट के रिब्स पर कनेक्ट होता है, इतना पावरफुल कि वो कुछ फीट हवा में लॉन्च हो जाता है। कू स्टन्ड था, सेंसे प्राउड। मैच ओवर एक सिंगल हिट में। स्मैन हेडगियर उतारती है, बाल झटकती है और हमेशा की तरह स्टनिंग लगती है। उसके पापा उसे टू हार्ड जाने के लिए स्कोल्ड करते हैं, लेकिन वो मूव, वही टेक्निक, वो था जो कू को अपने अपकमिंग कंपटीशन के लिए चाहिए था। क्यूरियस स्टूडेंट डायरेक्टर से इसे सिखाने की रिक्वेस्ट करता है। डायरेक्टर बताता है कि इस टेक्निक का बेस है स्टेप, वो फुट मूवमेंट जो ओपोनेंट के अटैक को डॉज करने और काउंटर टाइमिंग पकड़ने में मदद करता है। जब सही मोमेंट पर किया जाए तो ओपोनेंट लिटरली उड़ जाता है। ये मूव माना यूजर्स के लिए बना था, लेकिन ह्यूमंस भी उसे अडेप्ट कर सकते हैं। क्यू अपनी मिस्टेक समझ जाता है, उसके पंचेस कनेक्ट नहीं कर रहे थे क्योंकि ओपोनेंट बार बार सेम टेक्निक से डॉज कर रहा था। डायरेक्टर उसे इसे स्लिप बैंक टेक्निक कहकर सिखाता है। नाम थोड़ा गूफी था लेकिन इफेक्ट रियल था। कीजू 1 महीने तक इस मूव पर मेहनत करता है। जब उसका पंच ब्लॉक करने के बाद डायरेक्टर का हाथ कांपता है तो उसे पता चलता है कि लड़का तैयार है। 3 दिन बचे थे उसके फर्स्ट ऑफिशियल मैच के लिए। सेंसे उसे कंडीशन मेंटेन करने की सलाह देता है। कू शावर लेने निकलता है जबकि बूढ़ा आदमी अपने फोन पर कैंडी क्रश में बिजी था। शावर सीन में स्मान रूम साफ करने आती है। पापा गेम्स में डूबे हैं तो कुछ नहीं कहते। कू लगभग रेडी था, टॉवल में लिपटा कपड़े उठाता हुआ। तभी दरवाजा खुलता है, दोनों की नजरें मिलती हैं। स्मैन इंस्टेंट ब्लश करती है, दरवाजा स्लैम कर देती है और ऑकवर्डली उसे जल्दी करने के लिए कहती है। आयरॉनिकली ब्लश कू को आता है और हाँ, बाद में समान खुद को उस एक्सीडेंटल सीन के बारे में सोचते हुए पाती है। पापा अभी भी अपनी हार के लिए सिर पीट रहा था। उसे पता भी नहीं चला कि उसकी बेटी सामने खड़ी थी। स्मैन फ्रस्ट्रेटेड थी क्योंकि ऑकवर्डनेस का रीजन वही लड़का था। गुस्से में वो क्लीनिंग अपने पापा पर छोड़कर निकल जाती है। रात में कू और एस्मन साथ चलते हैं। क्यू रिमार्क करता है कि वे हाल ही में बहुत बार साथ बाहर निकल रहे हैं। दोनों एक दूसरे को इंटरप्ट करते हैं और साइलेंस में ऑकवर्ड टेंशन भर जाती है। कीजो उसे पहले बोलने देता है जिससे स्मैन उसे अपनी बॉडी का अच्छे से ख्याल रखने की वार्निंग देती है। वो उससे सहमत था और सच में उसके सजेस्ट किए गए बॉक्सिंग शूज के कंफर्ट की सराहना करता है। स्मैन मैकेनिकली अग्री करती है और एक बार फिर वे चुपचाप चल रहे थे। संयोग से वे क्योंग और उसके लैकीज से मिलते हैं जो आर्केड में खेल रहे थे। उसकी गैंग मस्ती कर रही थी कि तभी मशरूम हेड हमारे हीरो को देखता है और उसे नाइसली ग्रीट करता है। स्मैन चिंतित थी कि कहीं बीच में ही कोई और सीन ना हो जाए, लेकिन कू एक नाइस गाय था और बस ग्रीटिंग रिटर्न करता है। क्योंग टे उन्हें अचानक डेट पर जाने के लिए टीज करता है। हमारा हीरो समझाने की कोशिश करता है कि ये असल में एक डेट से ज्यादा था। इस बीच फ्रेंच फ्राई और उसके दोस्त कीजू के गेमिंग स्किल्स को टेस्ट करने का फैसला करते हैं। वो उसे एक बार आर्केड में आने का चैलेंज देते हैं। बात ये थी कि इस आदमी ने कभी आर्केड मशीन नहीं छुई थी, जो शायद इस कहानी का सबसे अनरियलिस्टिक पार्ट था। एनीवे उसे एक्सपीरियंस में धकेल दिया जाता है। क्योंग उसे कहता है कि बस बहुत जोर से पंच मारो। वे सभी कीजू को अपने इनक्रेडिबल फोर्स से एक न्यू रिकॉर्ड सेट करने के लिए एनकरेज करते हैं। चैलेंज सिंपल था, अगर वो रिकॉर्ड नहीं तोड़ सका तो इसका मतलब होगा क्योंग की विक्ट्री। चीजों को और मजेदार बनाने के लिए वे उस पर एक बेट भी लगा देते हैं। ये कोई डेंजरस बेट नहीं थी। क्योंग हारने वाले के लिए लंच डिलीवरी ड्यूटी की डिमांड करता है। हमेशा की तरह स्मैन सिचुएशन को डी-एस्केलेट करने के लिए बीच में बोलती है। कोई परवाह नहीं करता क्योंकि यू नो विमेन। कू मशीन के साथ अपने फर्स्ट टाइम के लिए क्यूरियस था और रिजल्ट के लिए एक्साइटेड था। उसने खुद को स्टैंस में तैयार किया। कू ने अपने पैर पोजीशन किए और अपने आर्म्स लोड किए। सीन तैयार था। उसके ऑकवर्ड फॉर्म का बाकी सब मजाक उड़ाते हैं जिससे उन्हें सच में विश्वास हो जाता है कि ये उसका फर्स्ट टाइम था इस तरह की मशीन से डील करने का। क्योंग को कोई फर्क नहीं पड़ता अगर कू इस प्रोसेस में अपनी रिस्ट चोटिल कर ले। स्मैन भी वही कंसर्न दिखाती है और उसे अपनी कंडीशन के लिए सावधान रहने की सलाह देती है। क्योंग अपने मेंटल जिम्नास्टिक्स का उपयोग करते हुए आर्ग्यू करता है कि अगर कू एक मशीन से डाउन हो रहा है तो उसे बॉक्सिंग मैच में शामिल नहीं होना चाहिए। टू टॉप इट ऑफ वे पहले ही उसे एक नाइफ से क्लीन हिट टैंक करते हुए देख चुके थे तो वरी की कोई बात नहीं थी। रेकलेस होने के बजाय कीजू खुद को याद दिलाता है कि अपनी रिस्ट ना मोड़े। इसे एक पैड की तरह ट्रीट करने के बजाय वो मशीन को ऐसे ट्रीट करता है जैसे वो अपोनेंट के हेड पर वार कर रहा हो। उस डिटर्मिनेशन के साथ ही आदमी एक्शन में लॉन्च होता है और पैड पर फुल फोर्स से हैमर करता है। स्कोर मीटर के नंबर्स तेजी से ऊपर बढ़ते हैं जब तक कि वो क्योंग के 920 के मुकाबले केवल 450 पर नहीं रुक जाता। ये इतना पैथेटिक था कि ब्लॉन्ड पंक अपनी हंसी रोक नहीं सका। उसकी गैंग भी उसके साथ हंस रही थी, उसका मजाक उड़ाते हुए कह रही थी कि उसने जानबूझकर हल्का हाथ रखा। वे उम्मीद कर रहे थे कि कीजू बेट के अनुसार लंच ड्यूटी पूरी करेगा, जबकि स्मैन क्योंग के लकीज पर बिना वजह बीच में बोलने के लिए चिल्लाती है। ब्लॉन्ड पंक उनके बिहेवियर से ठीक था और कू की एम्बैरेसिंग हालत को बचाने का एक तरीका भी ऑफर करता है। स्मैन उनके आंटिक से तंग आ चुकी थी और उन्हें उस पर इजी लेने के लिए कहती है। वे उसका मजाक उड़ाते हैं कि वो एक सिंपल बेट पर इतनी सीरियस एक्ट कर रही है। अपने सेकंड अटेम्प्ट के लिए कीजू सोच में डूबा हुआ था। सोच रहा था कि क्या उसे इसे अपने स्लिप एंड बैंग मूव को टेस्ट करने का मौका मानना चाहिए। जैसे ही पैड एक्शन में वापस स्प्रिंग करता है वो लिटरली अपने अपोनेंट को अपने फेस पर एक फेरोशियस जैब के साथ रिटर्न करते हुए इमेजिन करता है। क्लॉकवर्क की तरह उसका पैर साइड में ड्रैग होता है, इमेजिनरी बॉक्सर के पंच को एवेड करता है और फिर एक फोर्सफुल हैवी बैंग के साथ वापस आता है। स्मैश इतना जोरदार था कि इसने क्योंग और उसकी गैंग को डरा दिया, यहाँ तक कि स्मैन जैसे लोगों को भी स्टन कर दिया। ब्रो का पंच इतना अच्छा था कि इसने बाईस्टैंडर्स का अटेंशन खींच लिया। सभी ने मशीन से स्मोक उठते हुए देखा। नंबर्स और भी ऊपर बढ़े, एक न्यू हाई स्कोर सेट करते हुए। कीजू को स्कोर की परवाह नहीं थी, वो बस सरप्राइज था कि उसकी टेक्निक काम कर गई। ब्लॉन्ड पंक और उसके दोस्त शॉक में अपने बाल नोचने लगे। स्मैन हमारे हीरो की रिस्ट चेक करती है। लकीली उसने इस बार खुद को चोट नहीं पहुंचाई जब उसने न्यू रिकॉर्ड सेट किया। अब जब वे बेट हार चुके थे, क्योंग और उसका ग्रुप हताश था। एक एक्सपर्ट नेगोशिएटर की तरह एक्ट करते हुए ब्रो हमारे हीरो के पास आता है और कहता है कि बेट सिर्फ फन के लिए थी, लेकिन स्मैन उन्हें इतनी आसानी से जाने नहीं देती। वो जोर देती है कि क्योंग लंच ड्यूटी निभाए। इस आदमी को वेटर की तरह ट्रीट करते हुए उसका शोल्डर स्लैप करते हुए वो चली जाती है और श्रग करती है कि वो हमेशा बैकअप के लिए अपने दोस्तों का यूज कर सकता है। स्मैन कीजू का हाथ पकड़ती है और उसे उस मैच से दूर खींच लेती है। आखिरकार वो दिन आ गया, 10th स्पोर्ट्स बॉक्सिंग चैंपियनशिप का दिन।
दिन हर तरह के पार्टिसिपेंट्स मैचेस से पहले वार्म अप कर रहे थे। एथलीट्स के ड्रेसिंग रूम में कोच हो और स्मैन एंशियस होकर कीजू के अराइवल का वेट कर रहे थे। वो लेट था और अब अपना फोन भी आंसर नहीं कर रहा था। ब्रो स्मैन के कॉल्स भी नहीं उठा रहा था, तो कुछ तो जरूर गड़बड़ थी। डायरेक्टर सबसे बुरे की आशंका करता है जब तक एक स्टाफ मेंबर कीजू के इवेंट में पार्टिसिपेशन को कंफर्म नहीं करता। हो काम रहने की कोशिश करता है और सजेस्ट करता है कि वे थोड़ा वेट करे क्योंकि रास्ते में है। हालांकि वो आदमी अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता था क्योंकि इस बात की अच्छी चांस है कि कीजू शो अप ही नहीं करेगा। कोच हो उस आदमी से वेट करने की विनती करता है क्योंकि उसे अपने स्टूडेंट पर भरोसा है कि वो जल्द ही आ जाएगा। आदमी उसे एक मीन लुक देता है और जोर देता है कि अगर कीजू 10 मिनट में नहीं आया तो उसे इंस्टेंटली डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। डायरेक्टर के चेहरे पर दरवाजा जोर से बंद कर दिया जाता है जिससे वो गुस्से में आ जाता है। वो अपनी बेटी से कहता है कि एक बार फिर फोन चेक करे। स्मैन वरीड थी कि कहीं रास्ते में उसके साथ कुछ हो गया हो। रियलिटी ये थी कि कीजू वास्तव में रास्ते में था, बस वो भारी ट्रैफिक में फंस गया था। वो ड्राइवर से तेजी से चलने के लिए भी कहता है लेकिन इस पॉइंट पर वो भीड़ के सामने कुछ नहीं कर सकता था। ये जानते हुए कि उसे 3 बजे तक पहुंचना है, ड्राइवर कीजू को बताता है कि अभी 3 किलोमीटर दूर है तो बेहतर है कि वो दौड़े। हमारा हीरो कैब का पे किए बिना ही उतर जाता है और दौड़ पड़ता है। वो जितनी तेजी से हो सके जा रहा था, कॉर्नर्स कट कर रहा था और अपनी पूरी स्पीड लगा रहा था। लोग उसकी एपिक लीप देखते हैं जब कीजू पूरी तरह यकीन करता है कि वो अपनी फिजिकल एंड्योरेंस के भरोसे टाइम पर पहुंच जाएगा। दरवाजा खुलता है और स्मैन और हो को लगता है कि उनका हीरो आ गया, लेकिन वो सिर्फ इंक्रीजिंगली पिस्ड ऑफ कोऑर्डिनेटर था जो अपना पेशेंस खो रहा था। उन्होंने उस कोऑर्डिनेटर को समझाने की कोशिश की कि उनका फाइटर बस कॉर्नर के आसपास ही है। मिस्टर कोऑर्डिनेटर ने एक पल के लिए सीरियसली कंसीडर किया। वो इस इवेंट के लिए अपनी जान लगा रहा था। इतने सारे फाइटर्स के साथ एक टार्डी रोकी को फॉरफिट करना कोई बड़ी बात नहीं थी। कोच कीजू को डिस्क्वालीफाई होने से बचाने के लिए दरवाजे से बाहर उसके पीछे दौड़ता है। उसी पल हॉल में एक हाफती हुई आवाज गूंजती है। कीजू टाइम पर पहुंच गया था। वो जिम तक दौड़ कर आया था और पूरी तरह एग्जॉस्टेड दिख रहा था। सबका ध्यान उस पर चला गया। आप देख सकते थे कि फटीग में एक नैरो हॉल में फुल स्पीड से दौड़ना अच्छा आइडिया नहीं था। कोच हो ने अपने स्टूडेंट को मुस्कुराते हुए वेलकम किया, खुश था कि उन्हें फॉरफिट नहीं करना पड़ा। याद है मैंने हॉल्स में फुल स्पीड से दौड़ने के बारे में क्या कहा था? जब आप ऐसा करते हैं तो यही होता है, एक ट्विस्टेड एंकल। आप उसके ऑकवर्ड स्टेप से सडन पेन शूट होते हुए देख सकते थे। कू ने अपना बैलेंस खो दिया और क्रैश हो गया, ठीक कोऑर्डिनेटर के पास। वो टाइम पर तो पहुंच गया लेकिन किस कीमत पर? एक पल के लिए कोऑर्डिनेटर ने उसकी पल्स चेक करने के बारे में सोचा ताकि ये पक्का करने के लिए कि वो जिंदा है। कोच ने जल्दी से अपने अनकॉन्शियस रुकी को उठाया और असर्ट किया कि किड कभी क्विट या फॉरफिट नहीं करेगा। स्मैन दूसरी तरफ चिंतित थी कि कीजू उस गिरावट के बाद शायद खड़ा भी ना हो पाए। मिस्टर कोऑर्डिनेटर को भी यही चिंता थी। ऐसी हालत में किसी फाइटर को रिंग में भेजना मुश्किल था। ये सुनकर कि उसे कंपटीशन से बाहर कर दिया जा सकता है, कीजू के अंदर कुछ जाग उठा। दर्द में भी उसकी आंखों में डिटर्मिनेशन थी। उसने कोऑर्डिनेटर को अश्योर किया कि वो लड़ने के लिए तैयार है। एमेचर फाइट्स के कोऑर्डिनेटर के तौर पर ग्लासेस वाला आदमी शायद कभी इतनी तीव्र नजर देखता था। उसने उसे एक मौका देते हुए उसके पार्टिसिपेशन पर साइन ऑफ कर दिया। कोच हो ने अपने डिसाइपल को उठाया ताकि उसे जल्द से जल्द रेडी किया जा सके। उनके पास टाइम की लग्जरी नहीं थी। इससे पहले कि वे उसे बाहर ले जाते, कू का पेट चर्न होने लगा। उसके 3 किलोमीटर स्प्रिंट ने उसका ब्रेकफास्ट हिला दिया था। अब वो बाहर आने की थकी तोड़ रहा था। कोच और उसकी बेटी एक बकेट या प्लास्टिक बैग ढूंढने के लिए भाग दौड़ करने लगे। कुछ मिनट बाद थोड़ा वॉमिट साफ करने और अपने हीरो को तैयार करने के बाद कीजू का पहला मैच 10वें स्पोर्ट्स बॉक्सिंग चैंपियनशिप में शुरू होने वाला था। डगआउट में कोच हो ने बस किड को याद दिलाया कि उसने आज के लिए कितनी कड़ी ट्रेनिंग की थी। कीजू ने किसी और से ज्यादा मेहनत की थी। अगर किस्मत ने साथ दिया तो वो मेहनत अपना फल जरूर दिखाएगी। कोच शेडी हो सकता है लेकिन इस रुकी पर उसका भरोसा सच्चा था। आज वो एक अच्छी फाइट देखने की उम्मीद कर रहा था। दुर्भाग्यवश पेप टॉक बेअसर रही क्योंकि कीजू पूरी तरह थका हुआ और खाली खाली दिख रहा था, जैसे कोई चलता फिरता शव। इससे पहले कि वे कुछ समझ पाता, उसे फाइटर के एंट्रेंस के लिए रिंग में बुलाया जा रहा था। इंडोर जिम्नेजियम में स्पेक्टेटर से ज्यादा एम्प्टी सीट्स थी लेकिन एटमॉस्फेयर इंटेंस था। जो एमेचर फाइट्स अटेंड करते हैं वे एब्सोल्यूट सिकोज होते हैं जो ब्लड के लिए बेकरार रहते हैं। अपने हीरो को बॉक्सिंग की रियल वर्ल्ड में भेजने से पहले कोच ने उसे एक फाइनल बिट ऑफ एडवाइस दी। आज का अपोनेंट एक क्लासिक इन फाइटर था। उनका बैटल प्लान एक हिट एंड रन डिस्टेंस गेम होना चाहिए। कीजू ने अफर्मेटिवली रिप्लाई किया लेकिन वो अभी भी खोया हुआ लग रहा था। जब उसने रिंग में कदम रखा तो उसकी पूरी बॉडी थकी और भारी लग रही थी। जब कू के लेग्स अनकंट्रोलेबली शेक कर रहे थे, रेड कॉर्नर में अपोनेंट कॉन्फिडेंटली उसके सामने खड़ा था। रेड कॉर्नर के हिसाब से उसके सामने खड़ा ये वॉबलिंग यूबी एक अच्छे हिट से खत्म हो जाएगा। सालमन कीजू के लिए वरिड थी। कोई भी देख सकता था कि उसका लोअर बॉडी ट्विस्टेड एंकल से पूरी तरह प्रभावित था। टू मेक मैटर्स वर्स, एक्सेसिव स्वेटिंग ने उसके फ्लूइड्स ड्रेन कर दिए थे। मैच से पहले का वो लॉन्ग स्प्रिंट सच में उस पर भारी पड़ा था। दोनों कॉर्नर्स रेडी होने के साथ रेफरी ने फाइटर्स को आगे बुलाया। कोचेस, ऑडियंस और ऑफिशियल्स एक्साइटमेंट और टेंशन में सांस रोके हुए थे। मिस्टर रेफरी ने फाइटर्स को रिंग के बीच में बेसिक रूल समझाए। इस पॉइंट पर कोच हो सोच रहा था कि क्या किड को बाहर निकालना ही सही होता, लेकिन अब शक की कोई गुंजाइश नहीं थी। बेल बज चुकी थी और फाइट ऑफिशियली शुरू हो चुकी थी। रेफरी ने घंटी बजाई और साथ ही चिल्लाया, पहला राउंड शुरू हुआ। इस रुकी फाइट के लिए मौजूद क्राउड कम से कम कहें तो बहुत ज्यादा जोशीला था। स्टैंड्स में डीजेनरेट गैम्बलर्स भरे हुए थे जो बड़ा कैश आउट करने की उम्मीद कर रहे थे। पहला राउंड धीरे धीरे शुरू हुआ। कू अपनी स्टार्टिंग पोजीशन में बना रहा जबकि रेड कॉर्नर उसे गौर से देख रहा था। वो देख सकता था कि बच्चे की ब्रीदिंग अब तक शांत नहीं हुई थी। रिंग में पहले राउंड में गैस्ड अप होना टॉयड विथ होने का एक पक्का तरीका था। फिर भी कू अभी भी स्टिंगिंग जैब्स झेलते हुए अपना गार्ड अप रख पा रहा था। रेड कॉर्नर लगातार उसे क्रिस्प शॉट से मार रहा था जिससे कीजू धीरे धीरे पीछे हटने को मजबूर हो गया। कोच हो को अपने लड़के पर चिल्लाना पड़ा कि वो कॉर्नर से बाहर निकले। तुम एक इन फाइटर से पीछे नहीं हट सकते। रूकी अपने कोच की आवाज सुन सकता था लेकिन उसकी आंखें अपोनेंट की हरकतों को फॉलो नहीं कर पा रही थीं। उसके ग्लव्स बहुत भारी लग रहे थे और उसकी विजन धुंधली और डबल हो गई थी। उसके दर्दनाक एंट्रेंस और पहले मैच का प्रेशर उसे अंदर से निगल रहा था। फिजिकल और मेंटल एग्जॉस्शन कोई मजाक नहीं थी। उसके हाथ पैर हिल नहीं रहे थे और अब वो अपोनेंट के लिए एक टारगेट डमी बन चुका था। जैसे ही एक और जैब बैराज आई, कीजू का राइट हैंड आखिर में नीचे गिर गया जिससे उसके डिफेंस में एक बड़ा गैप खुल गया। रेड कॉर्नर ने वो ओपनिंग पकड़ ली और तुरंत आगे बढ़ गया। अब वो एक असली पंच फेंकने के लिए तैयार था। अगर स्पैलमन ने उस वक्त उस पर चिल्लाया ना होता, कू ध्यान दो, तो वो शायद बस खड़ा रह जाता और पंच खा लेता। उसकी आवाज ही एकमात्र चीज थी जिसने उसे अंदर की गहराई से बाहर निकाला। तभी उसे अपने कोच की टीचिंग याद आई।
जब अपोनेंट अटैक करे तो एक फिस्ट की चौड़ाई जितना पीछे स्लिप करो और काउंटर बैंग मारो। ये मूव उसके ब्रेन में गहराई से इनग्रेन्ड थी। उसका राइट फुट स्मूथली पीछे गया और जैसे ही अपोनेंट का पंच कुछ इंच दूर रुकता है, कीजू ने स्लिप बैंग लॉन्च किया। कोच हो का मुंह खुला रह गया। क्राउड में बैठे गैम्बलर्स अपने बैट्स पर बात करना भूल गए। सैलमन ऐसे देख रही थी जैसे किसी मास्टर को काम करते हुए देख रही हो। पहले कुछ पलों के लिए सब कुछ परफेक्ट लग रहा था, लेकिन रियलिटी हमेशा निराश करती है। कू का पंच बस कुछ सेंटीमीटर से मिस हो गया। एक ग्लोरियस केओ की संभावना यूं ही खत्म हो गई। असल गलती थी बैकफुट पिवट की। वो बिल्कुल एक फिस्ट विड्थ कम था। रेड कॉर्नर जल्दी से रिकवर हुआ और एक जबरदस्त अपरकट लोड किया और फिर धड़ाम, वो पंच कीजू को उड़ाते हुए भेज देता है। क्राउड पागल हो जाता है। एक अपरकट नॉकआउट देखने से बड़ा रोमांच कुछ नहीं। लेकिन दिन के अगले चमत्कार के लिए कीजू गिरा नहीं, उसने वो अपरकट झेल लिया। कोच हो अब सच में विश्वास करने लगा था, पर जैसे ही उसने सोचा कि कू अब खड़ा रहेगा, वो रोप्स पकड़कर बस मुश्किल से टिक पाया। फिर भी उसने हार नहीं मानी। इस बीच वोंग यू अपने अंडरलिंग्स के साथ डगआउट से एंट्री करता है। वही वियर्ड गाय जो हमेशा कू को चिढ़ाता था। वो हॉल में आते ही क्राउड की चिल्लाहट में घिर गया। अभी कुछ मिनट पहले तक वही लोग कू का मजाक उड़ा रहे थे, लेकिन अब उसे प्रो की तरह लड़ते देख चुप हो गए। क्योंग डिसबिलीव में सबसे पहले बोल पड़ा, ये वही बंदा है। फाइट अब असली बीट डाउन बन चुकी थी। रोकी मुश्किल से जाब्स रोक पा रहा था और कोच लगातार चिल्ला रहा था, कॉर्नर में मत जाओ। लेकिन अब देर हो चुकी थी। कू का पैर उसके पसीने पर फिसल गया और वो अपोनेंट से टकराकर क्लिंच कर बैठा। रेफरी को आकर उन्हें अलग करना पड़ा। कीजू ने गहरी सांस ली, लेकिन अब उसकी विजन डबल हो रही थी और वो बस बॉक्स शब्द सुन पा रहा था। उसने टर्टल अप किया, लेकिन जल्द ही उसके हाथ गिर गए और अपोनेंट के लेफ्ट राइट कॉम्बो ने उसकी दुनिया हिला दी। एक और अपरकट सीधे चिन पर लगा। स्पैलमन ने अपने पापा से कहा, डैड टावल फेंको, वो खत्म हो चुका है। लेकिन कोच हो अभी भी उम्मीद पकड़े हुए था। वो चाहता था कि लड़का खुद अपनी हद पार करे। अब कीजू पूरी तरह थक चुका था, लेकिन यही उसकी ताकत बन गई। एक ड्रंक पर्सन की तरह उसका शरीर रिलैक्स था, इसलिए वो हिट सह पा रहा था। अब उसका मूवमेंट पूरी तरह इंस्टिंक्ट्स पर था, एक ज़ॉम्बी बॉक्सर की तरह। और फिर उसी ज़ॉम्बी इंस्टिंक्ट के साथ कीजू ने एक पंच फेंका। पहले की तरह वो थोड़ा शॉर्ट पड़ा, लेकिन इस बार उसका पैर स्लिप हुआ, वेट शिफ्ट हुआ और एंगल बिल्कुल सही बैठ गया। धड़ाम, उसका स्लिप बैंक सीधे रेड कॉर्नर के चेहरे पर लगा और वो आदमी बेहोश होकर गिर पड़ा। क्राउड फट पड़ा। रेफरी ने ब्लू कॉर्नर्स ली कीजू को फर्स्ट राउंड नॉकआउट विक्ट्री के साथ विजेता घोषित किया। कोच हो की आंखों से आंसू निकल पड़े। स्पैलमन बस हैरानी से देख रही थी। वो लड़का जिसे सबने मजाक बनाया था, उसने असली चमत्कार कर दिखाया था। उसने गैंग ड्योकू को कुछ क्विक ड्रिल्स के साथ अपने हाथ गर्म करते हुए देखा। उस बंदे में घबराहट का कोई निशान नहीं था। वो शांत और संयमित दिख रहा था, एक असली किलर। दूसरी तरफ वोंग यू ऐसा लग रहा था जैसे वो सबसे घिनौना क्राइम करने के लिए तैयार हो। दोनों फाइटर्स को एंट्री की इजाजत दी गई और रेफरी ने राउंड 1 के लिए स्टार्टिंग बेल बजाई। अजीब बात है, वे तुरंत ब्रॉल नहीं हुए, बस एक हेल्दी डिस्टेंस पर खड़े रहे और एक दूसरे को घूरते रहे। वोंग यू अपने अपोनेंट से थोड़ा नाखुश था। जिस बंदे के साथ वो सच में फन करना चाहता था, उसने कुछ मिनट पहले ही अपना बाउट खत्म किया था। वापस ली कीजू के डगआउट में कोच ने अपने थॉट्स ऑर्गेनाइज किए और इस नतीजे पर पहुंचा कि उन्हें अगला मैच फॉरफीट कर देना चाहिए। स्पैलमन कंफ्यूज थी। उसके डैड ही वो थे जो पहले कीजू को रिंग में रखने के लिए पुश कर रहे थे। कोच होने एडमिट किया कि जो उन्होंने आज यहाँ अचीव किया है वो पहले ही काफी अमेजिंग है, लेकिन जैसा वो अभी है, कीजू वापस वहां जाने की हालत में नहीं है। अगर वो यहीं रुक जाता है तो बिना खुद को और चोट पहुंचाए ग्लोरी हासिल कर सकता है। उसे बॉक्सिंग एसोसिएशन के प्रेसिडेंट द्वारा साइन किया हुआ सर्टिफिकेट मिल सकता है। एक फॉरफीट उन्हें एक्चुअली ऑटोमेटिक सेकंड प्लेस फिनिश दिला सकता है। ये बिल्कुल भी बुरा नहीं था। स्पैलमन को ये जानकर शर्म आ रही थी कि उसके डैड सिर्फ एक पीस ऑफ पेपर और रनर अप फिनिश का एम कर रहे थे, जबकि आप उन्हें ब्लेम नहीं कर सकते। उनके जिम को पिछले 1 साल में एक भी सर्टिफिकेट नहीं मिला था, ट्रॉफी या बेल्ट तो दूर की बात। साथ ही वे जानते थे कि लास्ट मैच में लक ने कितना बड़ा रोल प्ले किया था। शायद आगे रहते हुए पुल आउट करना बेहतर होगा बजाय किसी ट्रॉमा के छोड़ जाने के। क्या गुड लक किसी को चैंपियनशिप तक कैरी कर सकता है? ये याद करते हुए कि किड ने प्योर इंस्टिंक्ट्स का यूज करके कैसे फाइट की, कोच हो ने एक स्लम्बरिंग बीस्ट की झलक पकड़ी। उसने 1 सेकंड के लिए पॉसिबिलिटी कंसिडर की, लेकिन तुरंत डिसमिस कर दी। इससे पहले कि कोचिंग स्टाफ कोई फाइनल डिसीजन ले पाता, कि जो खुद जाग गया और पूरा फोकस में आ गया। उसने कहा कि कोई फॉरफीट नहीं करेगा, वो फाइनल करना चाहता है, चाहे कुछ भी हो जाए। एक स्माइल के साथ कोच ने उसे ज्यादा हार्ड पुश ना करने की लाइट हार्टेड कोशिश की, लेकिन रिस्पॉन्स में कीजू अचानक खड़ा हुआ और एक गोस्ट की तरह चला गया। वो अब रिकवर करने के लिए इनफ टाइम बर्बाद कर चुका था। वो मेन स्टेज पर करंट मैच देखना चाहता था। फर्स्ट राउंड अभी अभी शुरू हुआ था, तो उन्हें इसे मेन इवेंट हॉल में कैच कर लेना चाहिए था। इलेक्ट्रिक क्राउड अनकैरेक्टरिस्टिकली साइलेंट था जब सब ध्यान से देख रहे थे। वोंग यू के अंडरलिंग स्पीचलेस थे जब उन्होंने रेफरी को 10 तक काउंट करते हुए सुना। काउंट धीरे धीरे बढ़ा जब सब ने अपनी सांसें रोक ली। उसी मोमेंट कीजू काउंट के अंत में पहुंच गया। रिंग में गैंग ड्योकू अपने नॉकडाउन अपोनेंट के ऊपर डेड पैन स्टेयर के साथ खड़ा था। आखिर में 10 का फुल काउंट पूरा हुआ और वोंग यू मैट पर अनरिस्पॉन्सिव पड़ा था। ऑडियंस इन सभी नॉकआउट फाइट से बेहद खुश थी। रिंग से बाहर निकलने से पहले ड्योकू ने अपने हैंडीवर्क को एक आखिरी बार देख लिया। वो कॉकी वियर्डो बुरी तरह पिटा हुआ था। ये एक वन साइडेड स्लॉटर था। अपने ग्लव्स हटाते हुए ड्योकू का कोच वरिड होकर उसे नूब्स पर इजी जाने की याद दिलाता है। किड ने जवाब दिया कि उसे कुछ अच्छे पंच मारने थे क्योंकि उसे वो बंदा पसंद नहीं था। एनीवेज ये एक ग्रेट शोइंग थी। अब उनके पास थोड़ा रेस्ट करने और रिकवर करने का टाइम था। डगआउट लौटते समय ड्योकू उस दूसरे फाइटर से टकराया जिसने आज एक केओ स्कोर किया था। कोच ने उसे उसके अगले अनस्किल्ड अपोनेंट का ब्रीफ रनडाउन देने की कोशिश की, लेकिन ड्योकू ने ओल्ड मैन को इग्नोर कर दिया। वो कॉन्फिडेंट स्ट्राइड्स के साथ कीजू के पास पहुंचा। कीजू ऑडिबल गल्प किए बिना नहीं रह सका। बॉयज, क्या गल्पिंग का मतलब माइनस ऑरा होता है? ईयर शॉट के भीतर ड्योकू ने स्टेडीली वॉर डिक्लेयर किया।
वो स्पैरिंग सेशन के बाद अपने पहले प्रॉपर मैच के लिए एक्साइटेड था। उसने स्केट को लिटिल ब्रू शोल्डर पैड ऑफ डूम दिया और कीजू की रिंग में जाने की विल मोमेंटरीली हिल गई। जब तक स्पैलमन उसके पास पहुंची, फाइट पहले ही खत्म हो चुकी थी। वो डगआउट के बाहर सिर्फ अपने बॉय को तरह तरह की इमोशन से कांपते हुए देख सकती थी। वो जेंटली उसकी बैक पर पैट करती है और उसे अश्योर करती है कि बहुत हार्ड पुश करने की कोई जरूरत नहीं है। आगे जो भी हो उसने पहले ही काफी प्रूव कर दिया है। डिफीटेड फील करने के बजाय कीजू ने हिम्मत दिखाई और फाइनल्स में कम्पीट करने के लिए अपनी ग्रिट मजबूत की। अब कुछ भी नेगेटिव मैटर नहीं था। वो जीत सिर्फ डब्ल्यू के लिए नहीं बल्कि खुद के लिए चाहता था। नेक्स्ट थिंग यू नो, उसका हेड गियर वापस ऑन था और उसके फीट रिंग के मैट पर प्लांटेड थे। ये जानते हुए कि दोनों फाइटर्स हैवी हिटर्स थे, क्राउड एक और केओ की उम्मीद कर रहा था। कंक्लूजन, जब आप सोचते हैं तो हिट करना और हिट होना उसकी मिजरेबल डे टू डे लाइफ से बहुत अलग नहीं था, लेकिन उन डार्क टाइम्स के विपरीत रिंग अनयूजुअली ब्राइट और लाउड थी। पूरी जगह एक हॉट एनर्जी से भरी हुई थी जो उसने पहले कभी फील नहीं की थी, और उसके पास रिंग साइड पर चीयर करने के लिए एक बैडी थी। बॉक्सिंग को अलग क्या बनाता है? अपने सबसे बारबैरिक रूप में कंडेंस्ड ये सिर्फ मिजरेबल फिस्ट फाइट्स हैं। फिर भी किजुले ने अपने अंदर एक स्ट्रेंज फीलिंग महसूस की, एक ट्रेम्बलिंग सेंसेशन। ये बिल्कुल भी बुरा फील नहीं होता था। अपने फुट के पेन से फ्री होकर उसने पीछे हटने के बजाय अग्रेशन के साथ फाइट इनिशिएट की।